नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंजाब कांग्रेस की राजनीति में नया ट्विस्ट। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ सभी को चौंकाया। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के भविष्य और उसके कल्याण के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो पंजाब के भविष्य और उसके कल्याण के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने इस्तीफे में सिद्धू ने लिखा कि समझौता करने से इंसान की शख्सियत खत्म हो जाती है। मैं कांग्रेस के भविष्य और पंजाब की भलाई के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं और आगे कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस की एक बार फिर से किरकिरी हुई है। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा। इस बीच पंजाब में नई बनाई गई मंत्री रजिया सुल्ताना और पंजाब कांग्रेस कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों सिद्धू के करीबी बताए जा रहे हैं। इससे पहले 18 सितंबर को ही कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू के दबाव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया था और उनको इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। खबरों के मुताबिक सिद्धू और हाल ही में सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कामकाज से जुड़े अहम फैसलों और अधिकारियों की पोस्टिंग में सलाह और सहमति नहीं लिए जाने की वजह से सिद्धू कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में मानो हड़कंप मच गया। उनके इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा और कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वो स्थिर व्यक्ति नहीं है और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं में सिद्धू के इस्तीफे के बाद अफरा तफरी नजर आई, तो वहीं दिल्ली में भी बड़े कांग्रेसी नेता पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। इस बीच भाजपा, अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने सिद्धू के इस्तीफे को कांग्रेस में मचे आपसी घमासान की वजह बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने भी नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर कोई बात नहीं की। कांग्रेस भले ही कुछ भी कह रही हो, लेकिन एक बार ये साफ हो चुका है कि जिस आलाकमान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसी को सिद्धू ने इस्तीफा देकर मुश्किल में डाल दिया। किसानों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत मंगलवार को देश के आधुनिक सोच वाले किसानों के लिए केंद्र ने एक बड़ा फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने कहा कि ये छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव लाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला है। ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये नई वैरायटीज मौसम की कई तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम तो हैं ही, इनमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश की अलग अलग परिस्थितियों के मुताबिक इन्हें तैयार किया गया है। उन्होंने कहा इनमें से कुछ वैरायटीज कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए हैं, कुछ क्रॉप गंभीर रोगों से सुरक्षित हैं, कुछ जल्द तैयार हो जाने वाली हैं, कुछ खारे पानी में भी हो सकती हैं। यानी देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें तैयार किया गया है। जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों को हल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विशेष लक्षणों वाली फसल की किस्मों को विकसित किया गया है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। पीएम ने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को फसल आधारित आय प्रणाली से बाहर निकालने और उन्हें मूल्यवर्धन और अन्य कृषि विकल्पों के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान रायपुर का नवनिर्मित परिसर राष्ट्र को समर्पित किया, तो साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी वितरित किए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कृषि से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग कर रही है। पीएम ने कहा, हमें ऐसे इनोवेशंस, ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है जो इन तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचा सकें। देश का हर किसान, विशेष रूप से छोटा किसान, इन नए उपकरणों, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा तो कृषि सेक्टर में बड़े परिवर्तन आएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से इस मौके का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा, किसानों को कम दाम में आधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप्स के लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का उत्पाद अमूल हनी लॉन्च किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रगति का मंत्र सहकार में ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मधुमक्खी पालकों को सतत सहायता की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ मंगलवार को जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग और जेड मोड़ सुरंग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को जोजिला सुरंग का दिसंबर 2023 तक पूरा करने का आदेश दिया। नितिन गडकरी ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में सड़क संपर्क से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भलवाल प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 495 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही कैंक और पडवाल के बीच 4.3 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने कुलगाम का दौरा कर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक अतिरिक्त ब्लॉक और अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया। इसके अलावा कुलगाम के मिनी स्टेडियम में लड़कियों की क्रिकेट, कबड्डी और खो-खो की इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने एक नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा एक कार्यक्रम के तहत मंत्री ने लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड और सैंक्शन लेटर बांटे। इसके अलावा कृषि, बागवानी, आईसीडीएस, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की जंग में सफलता मिली है। उड़ी में हमारे जांबाज सुरक्षा बलों ने एक आतंकी गतिविधि को नाकाम करने के साथ ही पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 19 साल के लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी अली बाबर को जिंदा पकड़ा है। सेना के इस अभियान में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी मारा भी गया। सेना ने यह ऑपरेशन उड़ी सेक्टर में एलओसी से लगे क्षेत्र में 9 दिन तक चलाया था। सरेंडर करने वाले आतंकी ने खुद को अली बाबर बताया, जो पाकिस्तान के पंजाब से है। उसने कबूल किया कि वो लश्कर से जुड़ा है और मुजफ्फराबाद में उसकी ट्रेनिंग हुई। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 7 दिन में 7 आतंकी मारे गए हैं, जबकि एक आतंकी पकड़ा गया। इस दौरान 7 AK सीरीज के हथियार, 9 पिस्टल और रिवॉल्वर और 80 से अधिक ग्रेनेड जब्त किए गए। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी भी मिली। वैश्विक स्तर पर भी पड़ोसी देश की आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार किरकिरी हो रही है। आतंकवाद पर अमेरिकी कांग्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे भारत को निशाना बनाने वाले 5 आतंकवादी संगठनों समेत विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में चिन्हित कम से कम 12 संगठनों के लिए पनाहगाह है। स्वतंत्र कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस CRS ने रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान की पहचान आतंकवादी संगठनों के पनाहगाह के तौर पर की है, जहां से वो अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने DD न्यूज कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अमिताभ कांत ने सरकार द्वारा देश के 112 जिलों में चलाई जा रही आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद इन जिलों के आधारभूत संरचना समेत अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबी उन्मूलन के लिए नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरीय चर्चा में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि सहभागिता और दूसरे देशों के अनुभवों से सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि DBT योजना से देश में लोगों को सीधे फायदा पहुंच रहा है।
आपदाओं के दौरान रिस्पांस में और तेजी आए, इसके लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि आपदाओं से अक्सर प्रभावित होने वाले देश के 350 जिलों में आपदा मित्र की तैनाती की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये ऐलान भी किया कि आपदा मित्र के तौर पर काम करने वाले सभी वॉलंटियर्स का सरकार बीमा भी कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश में एक ऐसा आपदा प्रबंधन तंत्र है जिसमें पहले की सरकारों के राहत केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय अब पूर्व तैयारी और कम से कम जान के नुकसान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कार्यक्रम में अमित शाह ने आपदा मित्र योजना की प्रशिक्षण नियमावली और आपदा मित्र और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल योजना के दस्तावेज का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कार्यक्रम में कहा कि बीते कुछ वर्षों में एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए संगठन को तैयारी करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद थे। मुलाकात के बाद भूपेंद्र यादव ने कहा कि कल बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष पर हमला ये दर्शाता है कि बंगाल में चुनाव और हिंसा पर्यायवाची बन गए हैं। चुनाव आयोग हिंसा से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई करे ताकि लोग निर्भय होकर मतदान कर सकें। भाजपा नेता दिलीप घोष पर हमला दिखाता है कि बंगाल में चुनाव और हिंसा पर्यायवाची हैं, ये भूपेंद्र यादव ने कहा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 सीटों के उपचुनाव की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादरा नगर हवेली सीट के लिए 30 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की भी घोषणा की है। असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना की 1-1 सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन 8 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ सरकारी आवास पर धर्म परिवर्तन से जुड़ी बैठक के मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। एसआईटी 7 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आईआईटी जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द थिंग्स के फैब्रिकेशन लैब का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनहित में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान खोजने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों से प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से साइबर स्पेस से संबंधित तकनीक में अनुसंधान और विकास में निवेश करने का आग्रह किया। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सत्र में रक्षा मंत्री ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में तेजी से बदलाव से सैन्य उपकरणों की मांग बढ़ने की उम्मीद है और भारतीय उद्योग को उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जन केयर नामक अमृत ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके जरिए टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक से संबंधित 75 स्टार्टअप इनोवेशन की पहचान की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने लेह में दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी का दौरा किया। सचिव ने दूरदर्शन के कर्मचारियों से बातचीत की और ट्रांसमिशन का निरीक्षण भी किया। अपूर्व चंद्र ने इस मौके पर कहा कि सभी चुनौतियों के बावजूद दूरदर्शन आज भी सटीक प्रसारण में उत्कृष्ट काम कर रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने दंगे के आरोपियों की जमानत से जुड़ी अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि ये दंगे किसी क्षणिक आवेश का नतीजा नहीं थे, बल्कि इनको प्लान बनाकर अंजाम दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश किए हैं उनमें प्रदर्शनकारियों का आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये सरकार के साथ साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए सुनियोजित ढंग से किया गया दंगा था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की कथित हत्या से संबंधित मामले में आरोपी इब्राहिम की दाखिल जमानत याचिका पर कहा कि घटनास्थल के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। ये पहले से प्लान की गई साजिश दिखाता है। पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा में सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने सीबीआई, केंद्र और हाईकोर्ट में याचिका करता रहे लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता और फिटनेस आइकन साहिल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। ओशिवारा पुलिस ने उनके खिलाफ मनोज की आत्महत्या के प्रयास के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी। नई दिल्ली में अदालत परिसर में सुरक्षा से संबंधित एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड और इसके पूर्व प्रमोटर कपिल वाधवन के फिक्स डिपॉजिट और एनसीडी धारकों द्वारा दिवालिया एनबीएफसी के लिए पिरामल कैपिटल और हाउसिंग की समाधान योजना की मंजूरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत अपने प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह की कुल बिजली मांग में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 60% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। वर्तमान में ये हिस्सेदारी 10% से भी कम है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2030 तक 50% बंदरगाह उपकरणों का विद्युतीकरण किया जाएगा और सभी बंदरगाह आने वाले जहाज़ों को 3 चरण में तट बिजली की आपूर्ति करेंगे। बंदरगाहों ने 2030 तक प्रति टन कार्गो पर 30% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का भी लक्ष्य रखा है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एमएसएमई उद्यम पंजीकरण की नई ऑनलाइन प्रणाली पर अब तक 50 लाख से अधिक उद्यम सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें 47 लाख से अधिक सूक्ष्म संगठन और 2.7 लाख लघु इकाइयां शामिल हैं। कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। कोरोना से बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन एक और महीने यानी 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी त्योहारी मौसम के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। त्योहारों के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने की आशंका है। राज्यों से कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने से रोकने के लिए भीड़ पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर, सफाई बरतने जैसे उपायों को सख्ती से लागू कराना होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए जिला अधिकारियों को सख्ती से कदम उठाने के लिए कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड संक्रमण दर, प्रत्येक जिले में अस्पताल और आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या की नियमित रूप से निगरानी करने को कहा गया है। राज्यों को उच्च संक्रमण वाले जिलों में अति सक्रियता से बचाव के कदम उठाने को भी कहा गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 चरणों टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण अभियान पर लगातार जोर देने को भी कहा गया है। तमिलनाडु सरकार ने 1 नवंबर से पहली से 8वीं कक्षा के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए ऑफलाइन कक्षाओं की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। अब तक 87 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें 64 करोड़ 34 लाख से अधिक वैक्सीन की पहली और 23 करोड़ 25 लाख से ज्यादा वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ लोक भवन में महिला उद्यमी अधिकारिता हेल्पलाइन शुरू करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा विश्वनाथ जिले में बेहाली और गोहपुर एलएसी पर पहली बार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में भाग लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियों और योजनाओं का अनावरण करेंगे। आज विश्व हृदय दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें दिल का दौरा और स्ट्रोक शामिल है। दुनिया भर में हृदय रोगों से हर साल 1 करोड़ 75 लाख मौतें होती हैं। ये आंकड़ा 2030 तक 2 करोड़ 30 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। स्पेन के कमरे विएजा ज्वालामुखी विस्फोट, स्पेनिश द्वीप ला पाल्मा को तबाह करने वाला ज्वालामुखी से निकलने वाला लाल गर्म लावा मंगलवार की देर शाम अटलांटिक महासागर तक पहुंच गया।
19 सितंबर से लावा ज्वालामुखी के पश्चिमी किनारे से समुद्र की ओर बह रहा है। इसने ला पाल्मा में लगभग 600 घरों और केले के बागानों को नष्ट कर दिया। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने मंगलवार को वांगसोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। राज्य मीडिया ने कहा कि नई मिसाइल अपनी 5 साल की सैन्य विकास योजना में निर्धारित 5 सबसे महत्वपूर्ण नई हथियार प्रणालियों में से एक है। ब्रिटेन में ईंधन आपूर्ति की समस्या क्रिसमस के बाद भी जारी रह सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वाहन चालकों से अपील की है कि आपूर्ति में सुधार होने तक घबराहट में ईंधन खरीदने से बचें। अल सल्वाडोर में मंगलवार को सैकड़ों लोगों ने गर्भपात कानूनों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गर्भपात कानूनों में ढील देने की मांग करते हुए कांग्रेस की ओर मार्च निकाला। दुनिया भर में कोविड के मामलों ने 23 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक 23 करोड़ 35 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। विश्व भर में अब तक कोरोना की वजह से 47,77,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 21 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। 4 करोड़ 40 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अमेरिका में कोरोना की वजह से 7 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। जहां कई देशों में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, वहीं रूस ने मंगलवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना से 852 लोगों की मौत की खबर दी है। इसके अलावा 21,559 नए मामले भी दर्ज किए गए। मॉस्को में अधिकारियों ने कहा कि वो कोविड-19 की चौथी लहर की आशंका के बीच अनिवार्य रूप से मास्क पहनने पर नियंत्रण कड़ा कर रहे हैं। लगभग 4 करोड़ रूसी नागरिकों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि अफ्रीका में कोविड टीकाकरण की 4% दर बहुत विनाशकारी है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को टीके की असमानता को दूर करने में मदद करनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान लाखों लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन पेटेंट पर छूट की जरूरत है। WTO ने लगभग 1 साल पहले कोविड-19 उत्पादों के लिए बौद्धिक संपदा नियमों में छूट पर चर्चा शुरू की थी। IPL में मंगलवार को खेले गए पहले मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली की टीम को 3 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स से जीत के लिए मिले 128 रन के लक्ष्य को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार के दूसरे मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए पंजाब को 6 विकेट पर 135 रनों पर रोक दिया। इसके बाद मुंबई ने 4 विकेट खोकर 19 ओवर में मैच जीत लिया। IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। विराट कोहली की कप्तानी वाली RCB के 10 मैचों में 12 अंक हैं और रॉयल्स को हराकर प्लेऑफ में उसकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी। दूसरी ओर रॉयल्स के 10 मैचों में 8 अंक हैं और उसके लिए ये मुकाबला करो या मरो से कम नहीं होगा। इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने चैंपियंस लीग में FC पोर्तो पर 5-1 की बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ लिवरपूल ने ग्रुप B में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। लिवरपूल के लिए मोहम्मद सलाह और फर्मिनो ने 2-2 गोल किए। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के शानदार गोल की बदौलत चैंपियंस लीग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से हरा दिया है। PSG के लिए इद्रिसा गुए ने पहला गोल किया। मेसी ने 74वें मिनट में टीम का दूसरा गोल किया। ये उनका PSG के लिए पहला गोल है। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में मंगलवार की देर रात आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा है। मालदोवा के क्लब शेरिफ तिरास्पोल ने चैंपियंस लीग के इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक करते हुए रियल को 2-1 से हराने में सफलता पाई। ये शेरिफ की 2 मैचों में दूसरी जीत है। चैंपियंस लीग में ही स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने इटालियन क्लब AC मिलान पर 2-1 की रोमांचक जीत दर्ज की। एटलेटिको की तरफ से दोनों गोल मैच खत्म होने से कुछ देर पहले हुए। 1 गोल से पीछे चल रही एटलेटिको के लिए ग्रिजमैन ने 84वें मिनट में पहला और लुइस सुआरेज ने अतिरिक्त समय में दूसरा गोल किया। जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड ने भी लीग में अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए स्पोर्टिंग लिस्बन को 1-0 से हराने में सफलता पाई।
डॉर्टमंड की तरफ से एकमात्र गोल 37वें मिनट में मालेन ने किया। चैंपियंस लीग में आज इंग्लिश मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना स्पेनिश क्लब विलारियल से होगा। लीग के पहले मुकाबले में मिली हार से उबरकर मैनयू की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर नॉकआउट दौर में स्थान बनाने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने की होगी। चैंपियंस लीग के ही एक अन्य मुकाबले में गत विजेता चेल्सी का सामना इटालियन क्लब यूवेंटस से होगा। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जीतने में सफल रही थी। ऐसे में इस मैच को जीतने वाली टीम ग्रुप एच में शीर्ष स्थान हासिल कर लेगी। इंग्लैंड के विश्व विजेता फुटबॉलर रोजर हंट का निधन हो गया है। उन्होंने सोमवार को 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने लिवरपूल के लिए 285 गोल किए थे। वो 1966 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने टूर्नामेंट के 6 मैचों में 3 गोल किए थे। फ्रांस और चेल्सी के मिडफील्डर ने नगोलो कांटे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कांटे को 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। कोविड के कारण वो चैंपियंस लीग में आज यूवेंट्स के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे। यूएस ओपन चैंपियन एमा रेडुकानु को इंडियन वेल्स के मुख्य दौर में वाइल्ड कार्ड से जगह दी गई है। 18 वर्षीय रेडुकानु की यूएस ओपन जीतने के बाद ये पहली प्रतियोगिता होगी। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा का फर्स्ट लुक जारी। रणवीर कपूर के जन्मदिन के मौके पर जारी हुआ फर्स्ट लुक पोस्टर। शमशेरा फिल्म में वाणी कपूर और संजय दत्त को स्टार की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म को करण मल्होत्रा निर्देशित कर रहे हैं। मलयाली फिल्म ब्रह्माम का ट्रेलर जारी। फिल्म अमेज़न प्राइम पर 7 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म भूल भुलैया 2 के लिए कार्तिक आर्यन का फर्स्ट लुक जारी। फिल्म में कियारा आडवाणी और तब्बू को स्टार हैं। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की फिल्म हीरोपंती 2 अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर में महान मुक्केबाज माइक टाइसन आएंगे नजर। फिल्म को पूरी जगन्नाथ निर्देशित कर रहे हैं। अभिनेता विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम 16 अक्टूबर को अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगी। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी अगले साल 1 अप्रैल को रिलीज होगी। टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सेनन की फिल्म गणपत अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म आदि पुरुष 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा।
अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।